कल हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंप्लीट किया था। आज पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। बी नंबर है हमारा मेटल डेफिशिएंट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें नाम में आ रहा है कि मेटल की डेफिशिएंसी होगी, मेटल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी मेटल जो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, उनमें मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पाया जाता है। मतलब क्या होगा, इसमें चार्ज को बैलेंस रखना है, तो कोई भी मेटल डेफिशिएंट, मेटल की कमी होगी, तो मान लो कोई भी मेटल बाहर चली गई, कोई भी क्रिस्टल से मेटल बाहर चली गई, तो कोई भी उसके जो क्रिस्टल में मेटल है वो क्या करेगी, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेगी। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ जाएगा, जिसके कारण उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज वहाँ पर बैलेंस रहेगा। तो ध्यान रखना, चार्ज बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। इसलिए ऐसी मेटल जिसमें चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ऐसी मेटल्स क्या शो करती है, ऐसी मेटल्स मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट शो करती है। अब देखो ये भी दो टाइप का होता है। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कब कब हो सकता है, देखो सीधा सा है। फर्स्ट तो ये तब हो सकता है जब कैटायन की क्या बन जाए, वैकेंसी बन जाए। अगर कैटायन की वैकेंसी बन जाएगी, मतलब कैटायन में तो पॉजिटिव चार्ज आयन, तो पॉजिटिव चार्ज आयन की वैकेंसी मतलब कमी आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज आयन की, तो क्या हो जाएगा, मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि मेटल पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। या फिर क्या हो जाए, या फिर एनायन की क्या हो जाए, एक्स्ट्रा एनायन आ जाए। क्या हो जाए, एक्स्ट्रा एनायन, एनायन क्या आ जाए, एक्स्ट्रा। तो एनायन अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगी, मेटल की कमी हो जाएगी, क्योंकि एनायन ज़्यादा हो जाएंगे और मेटल क्या हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दो तरह से डिफेक्ट देखना है, कैटायनिक वैकेंसी और एनायन क्या आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे, सबसे पहला हेडिंग है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक डेफिशिएंसी या वैकेंसी लिख दो। कैटायनिक वैकेंसी, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसके एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं इसके लिए, जिसमें कैटायन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो देखो एक जैसे ही क्रिस्टल को हीट करते हैं, तो ये हमारा एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। ये क्रिस्टल लैटिस बन गया। इसमें M+ से और X- से मेटल और नॉन मेटल को लिख रहे हैं, M+ और X-। M+ के नीचे X- आएगा, M+, X-, M+, X-, इसके नीचे क्या आएगा, M+, X- के नीचे M+, मतलब प्लस के साथ में क्या रहेगा, माइनस, X-, M+ और X-। अब देखो अब क्या होगा, जैसे इन क्रिस्टल को हीट करेंगे कोई भी एक मेटल आयन बाहर निकल जाएगा। ये मेटल आयन का क्या हो गया, बाहर निकल गया, यहाँ से क्रिस्टल को हीट किया, मेटल आयन यहाँ से क्रिस्टल से बाहर निकल गया। अब क्या होगा, ये किस में होता है, चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चार्ज को ध्यान रखना, चार्ज को क्या रखना, हमको बैलेंस रखना है हर जगह। चार्ज बैलेंस रहेगा, सिर्फ एटम्स का रेशो चेंज होगा। तो चार्ज बैलेंस रखना है तो क्या करेगी, कोई भी दूसरी मेटल, मान लो यहाँ से दूसरी मेटल ये है, ये क्या कर लेगी, अपने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लेगी, तो +2 में चली जाएगी, +1 से किस में चली जाएगी, +2 में चली जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते हुए +2 हो गए। तो देखो अब चार्ज पूरे क्रिस्टल में फिर से बैलेंस है, यहाँ से एक प्लस चार्ज गया बाहर, तो किसी दूसरी मेटल ने अपना चार्ज इंक्रीज कर दिया।
तो इसी डिफेक्ट क्या बोला जाता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। और देखो कैटायन की क्या बन गई, यहाँ पर वैकेंसी बन गई, क्योंकि कैटायन बाहर गया इसलिए कैटायन की वैकेंसी बन गई और दूसरे मेटल आयन ने अपना चार्ज इंक्रीज कर लिया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है FeS, FeO, Ni, FeS, FeO और NiO, निकल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड। ये 3 एग्जाम्पल इसके FeS, FeO और NiO। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, कैटायन बाहर चल जाता है, क्रिस्टल को हीट करेंगे तो यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, कैटायनिक वैकेंसी बोलते हैं। और चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण चार्ज तो बैलेंस रहना चाहिए, चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण कोई दूसरा मेटल अपने चार्ज को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। ये हमारा खत्म हो गया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। अब एक नोट देखते हैं पहले। इसमें एक नोट देखो, नोट में क्या है कि जो FeS होता है, FeS इसका एक क्रिस्टल लेंगे, ये FeS का क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है किसका, FeS का। FeS में क्या होता है, Fe पर +2 चार्ज होगा और S पर -2 चार्ज होगा। सल्फाइड पर क्या होगा, -2 चार्ज होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, Fe+2 और S-2 कांस्टेंट पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। अब Fe+2 नीचे S-2, Fe+2, S-2, Fe+2, इसके नीचे Fe+2, S-2 इसके नीचे, फिर Fe+2 और S-2। तो देखो इसमें क्या होगा, Fe+2 कोई भी 3 Fe+2 क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। 3 Fe+2, मान लो एक Fe+2 ये गया, एक Fe+2 ये चला गया और एक Fe+2 ये वाला चला गया। 3 Fe+2 क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, जिनमें से 2 Fe+2, जिनमें से क्या होगा कि 2 Fe+2, चार्ज हमको बैलेंस रखना है, तो चार्ज कैसे बैलेंस रहेगा, ये मानो तुम एक Fe+2 बाहर चला गया, दोबारा से देख लो, जिन एक Fe+2 क्या चला गया, यहाँ से बाहर चला गया। अब देखो एक Fe+2 पर कितना चार्ज था, +2 चार्ज था, तो +2 चार्ज हमको बैलेंस करना है। तो क्या होगा, इसमें कोई 2 Fe+2 अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी +3 का ही, फेरस से फेरिक बन जाएगा, ऐसे यहाँ से भी +3 ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गई। अब देखो 2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए, एक तो इसने कर ली और एक इसने कर ली, तो चार्ज पूरे में फिर से बैलेंस हो गई, क्योंकि 2 बाहर गया है और 2 यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर कैटायन की क्या बन जाएगी, वैकेंसी बन जाएगी। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेंज होती है, तो इस पूरे क्रिस्टल में एक मेटेलिक लस्टर आ जाती है। मेटेलिक लस्टर, इसका मतलब क्या है, मेटल जो होती है उसमें चमक आ जाती है। इस पूरे क्रिस्टल में जो मेटल्स है इसमें क्या हो जाएगी, चमक आ जाएगी। चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण क्या होता है, इसमें चमक आ जाती है। और क्या होता है, ये Fe+2 का भी, ये Fe+2 ये कभी Fe+2 बन जाता है दोबारा से, फिर ये Fe+3 बन जाएगा, ऐसे ही ये मान लो Fe+2 बन जाएगा, ये Fe+3 बन जाएगा। तो लगातार ऐसे ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 में जाता है, कभी +3 में जाता है, कभी +3 से +2 में आता है, ऐसे लगातार क्या होती रहती है, +3 से +2, +2 से +3 लगातार चेंज होती रहती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का लगातार, इसमें इलेक्ट्रॉन का भी लगातार क्या होता रहता है, नहीं दोबारा से, इसमें क्या होगी, +2 और +3 लगातार चेंज होती रहेगी। तो जो पूरा क्रिस्टल है इसमें क्या होगी, एक मेटेलिक लस्टर आ जाएगी। मतलब मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल है उसमें क्या आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी। इस चमक के कारण ही, ये चमक कैसी लगती है हमको, ये चमक लगती है जैसे गोल्ड होता है, सोना जो होता है, ऐसी चमक आ जाती है इसमें। इसलिए Fe को क्या बोला जाता है, Fe को फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। फूल्स गोल्ड,
फूल क्या होता है? फूल फूल किसको बोलते हैं? मूर्ख को। और गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। तो मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सोने की जैसी चमक आ जाती है, लस्टर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि मूर्ख आदमी को ये चमक दे सकते हैं, मतलब ये वाला जो चमक का ये पूरा क्रिस्टल है ये दे देंगे कि ये कहेंगे कि गोल्ड है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मूर्खों का सोना बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये सोना नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड। दोबारा से देख लो इस पूरे को। देखो Fe का क्रिस्टल लिया, Fe+2 S-2 गया, ये पूरे हमने बना दिए। अब इसमें से क्या होगा? एक Fe+2 बाहर गया और कोई दो Fe+2 ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर ली। तो 2+ चार्ज बाहर गया तो 1+3 हो गया, 1+3 हो गया। तो इसमें क्या होगा कि लगातार +2 +3 में जाता रहता है। कभी ये +3 इधर आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ऐसे ही कभी ये +3 इधर हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। मतलब पूरे क्रिस्टल में ऐसे घूमते रहते हैं। तो इस कारण क्या होगा? चार्ज बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दो बाहर गए दो इंक्रीज हो गए। तो इस कारण इस पूरे क्रिस्टल में मेटेलिक लस्टर आ जाएगी। और ये लस्टर जो होती है कैसी आती है? सोने जैसे सोना चमकता है ऐसी लस्टर आ जाएगी, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ये हमारा नोट कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे। पहला था हमने मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी पढ़ा था। दूसरा पढ़ना मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ एनायन, ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ एनायन या एक्सेस ऑफ एनायन। एफिशिएंसी ऑफ एनायन, एनायन के क्या बोल सकते हैं? नॉन मेटल भी बोल सकते हैं, बताया तुमको। एनायन नॉन मेटल होती है और कैटायन जनरली मेटल होती है। अब देखो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ एनायन। इसमें क्या होगा? इस टाइप के जो डिफेक्ट होता है उसमें नॉन मेटल जो होंगे वो क्या होंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस में डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि, इसलिए इसमें डायग्राम भी नहीं बनवाते। देखो ये क्रिस्टल है, इसमें M+ और X- है। देखो इसमें क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ एनाइन होगी तो बाहर से कोई भी एक एनाइन आकर इसमें क्या हो जाएगा? क्रिस्टल में जमा हो जाएगा। बट तुमको बताया था मैंने, कैटायन जो होते हैं, कैटायन का साइज जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। और एनाइन जो होते हैं उनका जो साइज होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा साइज। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होते हैं, इंटरस्टिशियल जो साइट होती है ये होती है बिल्कुल छोटी छोटी। तो इसमें एनाइन जाकर फिट नहीं हो सकता, क्योंकि एनाइन का साइज कैसा है? बड़ा है। कैटाइन जा सकता है लेकिन एनाइन नहीं जा सकता। तो एनाइन का साइज बड़ा, इस कारण ये अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कैटा एनायन इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर फिट हो जाए। इसलिए ये इस प्रकार का डिफेक्ट जो होगा वो जनरली नहीं पाया जाता, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट नहीं हो सकता। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसलिए इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर फिट नहीं हो सकता। ये हमारा कंप्लीट हो गया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ एनायन। और ये हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्री भी कंप्लीट हो गया, जिसमें चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अब हम एक और पढ़ेंगे अलग से, इम्प्योरिटी इफेक्ट। इम्प्योरिटी इफेक्ट या डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? और ये हमारा क्वेश्चन RBSC में भी आया था 2020 में, 2020 में आया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक क्रिस्टल बना रहे हैं हम NaCl का। ये एक NaCl का क्या है? क्रिस्टल है।
ये एक NaCl का क्रिस्टल है। अब इसमें Na प्लस और Cl माइनस आयंस भरे हुए हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, लेकिन इसके नीचे क्या आएगा, Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, Na प्लस आएगा। Cl माइनस के नीचे क्या आएगा, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो ये NaCl का क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हम SrCl2 या CdCl2 या फिर SrCl2 कैडमियम क्लोराइड या स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ में हीट करते हैं। मतलब एक स्मॉल अमाउंट में, मान लो इस पूरे NaCl के क्रिस्टल में हमने CdCl2 मिला दिया, स्मॉल अमाउंट में क्या मिला दिया, CdCl2 मिला दिया, तो CdCl2 क्या करेगा, Cd पर +2 चार्ज होता है और 2Cl माइनस आएंगे। या फिर हम दूसरा ले लेते हैं, Sr+2 वाला देख लो, जैसे मान लो SrCl2 मिला दिया तो Sr पर क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा और 2Cl माइनस के बनेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में NaCl पूरा क्रिस्टल है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इस क्रिस्टल में जब भी स्मॉल अमाउंट में हम SrCl2 मिलाते हैं या CdCl2 मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या मिलाएंगे, Sr+2 या CdCl2 मिलाएंगे। मान लो Sr+2 मिला रहे हैं एज ए इम्प्योरिटी, तो इसमें क्या होगा कि Sr+2 रिप्लेस हो जाएगा, Na प्लस आयंस Sr+2 द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब देखो Sr पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से 2 Na प्लस आयंस बाहर निकल जाएंगे और कोई भी एक Sr+2 आकर इस क्रिस्टल में Na प्लस की जगह फिट हो जाएगा। अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया, 2 Na प्लस बाहर गए और Sr पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, तो Sr+2 आ गया और इसमें एक कैटायन की वैकेंसी बन गई। तुमको बताया था होल्स बन गया, फिर इन होल्स के कारण क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, पूरा क्रिस्टल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो ये होल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। देखो इसमें इम्प्योरिटी क्यों बोला है, क्योंकि इसमें Sr+2 की इम्प्योरिटी मिलाई है, जिसके कारण ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन गया। और इसमें एक 2 Na प्लस आयंस बाहर निकले, इसमें से किसी एक Na प्लस आयंस की जगह क्या आ गया, Sr+2। 2 Na प्लस आयंस बाहर गए, उसमें से किसी एक Na प्लस आयंस की जगह क्या आ जाएगा, Sr+2 आ जाएगा, और जिससे होल्स बनेंगे और जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो आसान से कर सकते हैं। ये हमारा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दोबारा से देख लो इसको। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा कि NaCl के क्रिस्टल ले रहे हैं, इसमें SrCl2 की इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो Sr पर 2+ चार्ज होता है, 2 Na प्लस आयंस एक Sr+2 द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे और 2 Na प्लस आयन में से किसी एक Na प्लस आयन की साइट पर जाकर ये Sr+2 जमा हो जाएगा, एक होल्स बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ये हमारा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये हमारे सारे डिफेक्ट खत्म हो गए। स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, आयोनिक किस में होते हैं, नॉन आयोनिक किस में होते हैं, ये पूरे डिफेक्ट कंप्लीट हो गए। अब हमको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।